नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे पर हैं और उनका स्वागत किया है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। वो वहां पर पहुंच चुके हैं। 3 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए हैं, जिससे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसको लेकर के वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और जगह जगह पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मॉरिशस के पीएम यहां पर आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है, 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं। आज वो देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और बनारस की जो खास लजीज डिश है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ उसका आज आनंद लेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री कल काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे, उसके बाद अयोध्या दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं और कल वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में उनके भव्य स्वागत के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज उनकी द्विपक्षीय वार्ता है। उनके साथ वार्ता के बाद प्रधानमंत्री वहां से रवाना हो जाएंगे। इसको लेकर के खास इंतजाम भी किए गए हैं और यूपी की योगी सरकार ने डिनर का आयोजन भी किया है मॉरिशस के प्रधानमंत्री के लिए। एक और खबर आपको बता दें, आज प्रधान ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। अब इसके बाद द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उसको लेकर के भी वार्ता होगी और जो चीजें और भी कुछ चीजें इस पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हो सकती हैं। एक और बात है कि आज नरेंद्र मोदी जी का दौरा था, इसको लेकर के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने विरोध का ऐलान किया था, जिसके बाद उनको नजरबंद कर लिया गया था, हाउस अरेस्ट किया गया था और उनको पीजीआई थाना क्षेत्र में जो पीजीआई पुलिस है उन्होंने उनको हाउस अरेस्ट किया था। अजय राय ही नहीं बल्कि और भी तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो जिन्होंने भी ऐलान किया था कि वो प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे वोट चोरी को लेकर के, कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए जो प्रदेश की पुलिस है उसने खास इंतजाम किए थे और ऐसे तमाम नेताओं की एक फहरिस्त, एक लिस्ट बनाई थी, जिसके बाद इन नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। तो सभी लोग फिलहाल पुलिस के नजरबंद हैं और उनको बाहर निकलने की मनाही है, क्योंकि जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन की बात सामने आ रही थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस को लगा कि इन लोगों को नजरबंद कर दिया जाए, कहीं कोई बड़ी बात ना हो, क्योंकि दूसरे देश के भी वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में कोई दूसरी घटना ना घट जाए। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं इंद्रवीर के पास। इंद्रवीर इस वक्त रायबरेली में है और दिशा की मीटिंग शुरू हो चुकी है, इसको लेकर के अपडेट देंगे। देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कल जो है कई सारी राजनीति के कई सारे पहलू रहे और उसको देखते हुए लगातार अभी हमारी मौजूदगी आप अगर बात करें तो बचत भवन में है और बचत भवन में मीडिया एक कॉर्नर बनाया गया है जहां पे ऑल मीडिया इन रायबरेली प्रेजेंट है। बट अगर बात करें तो राहुल गांधी जस्ट अभी कुछ सेकंड पहले कलेक्टर परिषद में जो है एंटर किए हैं और वहीं पे नेता प्रतिपक्ष और जो भी नेता हैं, चाहे वो विधायक सपा के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो उत्तर प्रदेश दिनेश प्रताप सिंह, वो सब डीएम और एसपी रायबरेली। और अगर बात करें कल जिस तरीके से जाम की स्थिति पैदा हुई और सारी चीजें रही, उसको लेकर के अब कहीं ना कहीं आज कई टुकड़ियां जो है पीएससी की तैनात है, चाहे वो अगर बात करें तो सारस चौराहे पे हो, चाहे रायबरेली में हो। पीएससी के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कल जो वारदात हुई उसको दोबारा से कहीं ना कहीं एक बार देखने को फिर से न मिले, उसको लेकर के लगातार प्रशासन अलर्ट पे है और खासकर पुलिस विभाग। और ये मीटिंग अब शुरू हुई है और ये मीटिंग लगभग 2 घंटे चलेगी, जिसमें 2 बजे 2:15 करीब ये मीटिंग का समापन होगा और इसमें विकास कार्यों का जायजा लिया जाएगा, जिसमें अध्यक्षता राहुल गांधी करते हैं और अपने जो अमेठी से सांसद हैं किशोरी लाल शर्मा, वो भी इसके सदस्य हैं। और अगर बात करें तो जितने भी नेता हैं वो सब इस मीटिंग में इस समय प्रेजेंट है और ये मीटिंग चल रही है। मेरे पीछे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बचत भवन है और बचत भवन में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और लगातार जिस तरीके से मीटिंग चल रही है, इनको लेकर के ये सुरक्षा के इंतजाम बनाए गए हैं। वहीं पे जो है ये मीटिंग का अब शुरू की गई है। जी अखंड।
इंद्रवीर, एक सवाल है कि अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी कहीं ना कहीं उन्होंने जनता दरबार लगाया था और इस जनता दरबार में तमाम लोगों ने अपनी परेशानी समस्याएं बताई थी और उन्होंने इस दरबार में आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं को उसका निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने सबकी समस्याएं सुनी और उनसे कागज भी लिए। लेकिन एक सवाल है कि कुछ दिन पहले जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, एक पूरे के पूरे गाँव ने बहिष्कार किया था वोटिंग का, वहां पर भी वो गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था। क्या उस आश्वासन को पूरा कर पाए हैं या इस दिशा की मीटिंग में वो उसको लेकर के वहां पर कोई बात रख पाएंगे, या फिर जो लोग जो अभी कुछ दिन पहले तक शिकायत कर रहे थे उनसे उनकी कोई बातचीत हुई है? क्या उनको इस पूरी जो जनता दरबार में वहां से लोग कुछ पहुंचे थे, क्या कुछ इसको लेकर के कोई अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैनूपुर ग्राम सभा है और मैनूपुर ग्राम सभा में जिस तरीके से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जब वोटिंग का बहिष्कार किया गया था, खुद से गए थे, तब उन्होंने वोटिंग करी थी और मैं आधे घंटे उसका वोटिंग टाइम भी बढ़ाया गया था उसमें, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था और तब तक वोटिंग नहीं होती, तो आधे घंटे डीएम की अध्यक्षता में ये जो है टाइमिंग बढ़ाया गया था और उस समय मैनूपुर के लोगों ने जो है जब बहिष्कार किया तो ये बड़े स्तर पे नेता प्रतिपक्ष गए और उन्होंने समझा बुझाकर लोगों से वोटिंग कराई। लेकिन फिर भी आज 1 साल के ऊपर हो गया, कहीं ना कहीं उनका काम या जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हुई, खासकर सड़क को लेकर के। तो मैनूपुर जाने के संभावना अभी सूत्रों की अगर बात करें तो कल तक इसकी हो सकता है, जा सकते हैं, लेकिन औचक अगर प्रशासन इसमें जो है वो करेगा तो हो सकता है कि मैनूपुर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मैनूपुर नहीं जाएंगे तो मैनूपुर के कुछ लोग जो है मिलने गए थे राहुल गांधी से, जो कि एनटीपीसी ऊंचाहार में वहां पे मुलाकात हुई है और वहीं पे उनको बुलाया गया था, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर है। एग्जैक्टली नॉट क्लियर, बट सूत्रों के हवाले से खबर है कि मैनूपुर के कुछ लोग वहां गए थे और उन्होंने समस्याएं बताई हैं, उसका निराकरण करने के लिए राहुल गांधी ने फिर से एक वादा किया है। लेकिन सूत्रों की अगर माने तो सूत्रों का कहना है कि मैनूपुर जा सकते हैं। अब एग्जैक्टली देखने के बाद ये समझ में आएगा कि क्या वहां पे राहुल गांधी जाएंगे या लोग उनसे जो मिलने गए थे उनकी समस्या का फिर से वापस से एक उनको, क्योंकि अब मैनूपुर में लगातार जो सड़क है उस पर राजनीति हो रही है। उनका कहना है कि जिला पंचायत की तरफ से एनओसी नहीं मिल रही है, इस वजह से वो रोड अब तक नहीं बनी। ये अभी तक क्लियर नहीं था, अब ये क्लियर हुआ है कि जिला पंचायत की तरफ से अभी तक उस पर एनओसी नहीं दी गई है, इसलिए उसको सांसद जी नहीं बनवा पा रहे, ऐसा कहना कांग्रेस कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष कांग्रेस के पंकज त्रिपाठी का कहना है। लेकिन अब इससे मैनूपुर में भी जहां पर लोगों ने वोटिंग करी, बहिष्कार किया, उसको लेकर भी अब ये राजनीति तेज है कि क्या वो वोट लेने के बाद भी नेता उसको बनवा पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अभी तक उसका कोई सोल्यूशन परफेक्टली या कहीं कागज पे उस तरीके से नहीं निकला है। लेकिन लगातार सरगर्मियां बनी हुई हैं। जिस तरीके कल का माहौल रहा पूरे रायबरेली में, पूरे देश ने देखा कि सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप ने बैठकर धरना प्रदर्शन किया और उसको लेकर के लगातार आज रायबरेली की जो दिशा मीटिंग है उस पर एक मीटिंग चल रही है, उस पर जो है सबकी नजरें बनी हुई है। जी नहीं तो इंद्रवीर, बिल्कुल नजरें बनी हुई हैं। कल तो उनके काफिले के आगे या यूं कहे कि पहले बैठ गए थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ। आज तो दिशा मीटिंग है और दोनों का आमना सामना भी होगा। नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में पूरी पूरी मीटिंग हो रही है, लेकिन मंत्री वहां पर मौजूद है। तो ऐसे में किस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं? क्या कोई बात अंदर से निकल कर के आ रही है कि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा कोई बात रखी गई है? क्योंकि विरोध तो दिया था और एक समय था कि साय की तरह साथ रहते थे। फर्क बदल गया है, पर अब थोड़ा समय बदल गया है और दोनों की पार्टियां अलग है, दोनों की राहें जुदा है। लेकिन एक समय है कि दोनों एक साथ एक मीटिंग में नजर आएंगे। कल यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था और शाम तक ये स्थिति पैदा हो गई थी कि मंत्री के खिलाफ ही लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया था। आज दोनों की सीधी मुलाकात होगी। किस तरीके की कयासबाजी और किस तरीके की खबरें, क्या अंदर से कुछ रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही है इंद्रवीर? पांडे जी, मनोज पांडे जी निकल के आए हैं, दिशा मीटिंग से निकल के आए हैं और कुछ कहना है। पांडे जी क्या कहना है? क्या कहना है पांडे जी? भैया अभी मत दीजिएगा। आप मीटिंग से निकल के आए हैं, क्या हो गया सर? मीटिंग से निकल के आए, क्या हो गया सर? नहीं, मैंने मीटिंग का बहिष्कार किया। अच्छा मैंने क्यों मीटिंग का बहिष्कार किया है। अच्छा जी और जिस तरीके से आज जी करो यार, कैसे कर आज मैंने दिशा की बैठक का बहिष्कार किया है। आज दिशा की बैठक का मैंने बहिष्कार किया है। मेरे द्वारा आज श्री राहुल गांधी जी जो दिशा की बैठक के अध्यक्ष हैं और रायबरेली से सांसद हैं, मैंने बिहार की एक घटना का जिक्र करते हुए जिसमें कांग्रेस के मंच से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई,
मैंने ये एक लिखित प्रस्ताव अध्यक्ष जी को तो दिशा की मीटिंग चल रही है और दिशा की मीटिंग को बीच में ही छोड़ करके आ गए हैं मनोज पांडे। एक समय समाजवादी पार्टी के विधायक थे, अब फिलहाल समाजवादी पार्टी से निष्कासित हैं और एक निर्दलीय विधायक के रूप में इनकी अब विधायकी रह गई है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए, जिसके बाद उन्होंने, उनकी बातों से कुछ ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने उसका विरोध किया और विरोध के लिए उन्होंने इस मीटिंग का ही बहिष्कार किया। अपनी बातें रख रहे थे, फिर से करेक्ट हो गए क्योंकि इंद्रवीर वहां पर हैं, वो अपनी बातें बता रहे हैं। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड सर हुआ और प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी ने एक्शन लिया। सबसे बड़ी चीज की जिस तरीके से हम लोगों ने ऐतिहासिक भरत मिलाप और दशहरे दीपावली तो उसमें ऐड हो ही जाते हैं क्योंकि बहुत दिन नहीं रह जाते 1300 दीपावली को देखते हुए प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी कल देर रात कुछ मीडिया कर्मियों को बुलाते जिसमें मैं भी था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं ऑफिशियली बाइट अभी नहीं दूंगा, मैं आपको आप लोगों ने जिस मुद्दे को उठाया है उस मुद्दे को कंप्लीट करके विद इन 1 वीक के अंदर आपको देंगे। लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जब कोई मीडिया कर्मी या कोई ऐतिहासिक चीजें होती है और उसका जब इन लोगों को संज्ञान दिया जाता है तो इन लोगों को तभी याद आता है। ऐसा नहीं है, हर एक चीजों के लिए पहले से ही बजट निर्धारित कर दिए जाते हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो चाहे फिर डब्ल्यूडी हो कर दी जाती है। लेकिन अब प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी एक्शन मूड में है। उन्होंने खासतौर पर बिजली विभाग के कर्मचारियों को जेई एक्सीएन समेत आला अधिकारियों को बुला करके फटकार लगाई और सीधे इस पूरे तार के जंजाल को खत्म किया जाए। अब आते हैं दूसरी बात भारत मिलाप को लेकर के। जिस तरीके से साफ तौर पर कहा जाता है कि एक नगर पालिका में बजट पास किया जाता है भारत चौक के लेकर के, उसकी साज सज्जा रंगाई पुताई को लेकर के, क्योंकि तो साल में एक बार मेंटेन किया जाता है भारत चौक और ऐतिहासिक भारत चौक कहा जाता है, उसको लेकर के अभी तक क्योंकि हाइट उसकी बहुत ही ऊपर है तकरीबन अगर कहा जाए कि आसपास के जिलों में नहीं, मैं लखनऊ तक में जाऊंगा कि सबसे बड़ा घंटा घर अगर कहीं है वो प्रतापगढ़ में है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अखंड साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अभी तक उसकी रंगाई पुताई, क्या मैं अगर ये कहूं कि साज सज्जा नहीं सफाई तक नहीं है। और ऊपर जो है अगर उससे गाय तक ऊपर चढ़ जाती है और कोई भी अभी तैयारियां ऐसे प्रशासनिक अमले कोई तैयारियां अभी खास तौर पे कि नगर पालिका क्षेत्र में होता है तो नगर पालिका की ओर से अभी ऐसी कोई तैयारियां नहीं दिख रही है कि भारत मिलाप आने वाला है, ऐतिहासिक दिन आने वाला है और राम जी का दिन आने वाला है। चाहे बीजेपी के ही नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय है, लेकिन राम का नाम है, लेकिन राम के नाम के जो काम होते हैं वो करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। फिलहाल एनएचआई ने आज सुबह एक गाइडलाइन जारी की कि अगर हम 20 तारीख तक ये काम नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो हम उस काम को वहीं पे रोक देंगे और वो काम हम भारत मिलाप के बाद कंप्लीट करेंगे। एनएसआई ने पहले एक्शन लिया। देखिए आईबीसी 24 ने जो पहल उठाई थी वो पहल अब धीरे धीरे धरातल पर उतर रही है, लेकिन धरातल पे तब ही मानेंगे जब उस काम को अधिकारी कर्मचारी पूर्ण कर लेंगे। अखंड ज्ञानेंद्र, सबसे पहला सवाल तो एक है, फिर इसके बाद आप जरा संक्षेप में बताइएगा कि जो बजट है नगर पालिका की तरफ से भरत चौक के लिए, अब इसका बजट कब रिलीज किया गया था? आपको बता दें कि भारत मिलाप के दशहरे से 2 महीने पहले आइए। बिल्कुल अखंड आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है ज्ञानेंद्र, मतलब 2 महीने पहले ये बजट रिलीज किया गया था। इंतजार किस चीज का करते हैं ये जो भी जिम्मेदार हैं, इंतजार किस चीज का करते हैं समझ से परे है। और बिल्कुल भगवान श्री राम के नाम पर तमाम चीजें घटित होती हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन सवाल यही है, बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आपको एक बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए बजट अलॉट पहले से कर दिया गया तो इंतजार किस बात का होता है? क्या उसी दिन का इंतजार होता है, उसी घड़ी का इंतजार होता है जब वहां पर ये सारी चीजें घटित होंगी? उस समय के लिए इंतजार करते हैं। जिलाधिकारी महोदय ने अच्छी है, बिल्कुल उनकी पहल की हम तारीफ करेंगे कि वो भले कह रहे हैं कि हम बाइट बाद में देंगे, पहले काम कराएंगे। बिल्कुल बाइट की अपेक्षा नहीं है आपसे कि आप बाइट दीजिए, काम तो करेंगे। प्रतापगढ़ के लोग इतने श्रद्धालु वहां पर आते हैं, एकत्रित होते हैं, देखने जाते हैं और एक
एक बिल्कुल, ऐतिहासिक अगर क्षण देखिए मैं होगा ये। आपको एक बात मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि अगर मैं एक बात कंप्लीट करना चाहूंगा, बिल्कुल अगर मैं एक बात कंप्लीट करना चाहूंगा कि मेरे पास कुछ पुराने भी फुटेज है, मैं आपको उसको जरूर एक बार दिखाऊंगा आईबीसी 24 पे कि पहले चौक घंटाघर अब भरत चौक के नाम से जाना जाता है, उसमें राम की चौपाइयां लिखी गई हैं और कई दृश्य दर्शाए गए हैं कि कैसे राम और भरत यहाँ पे उनका मिलाप होता है, तो उन दृश्यों को दिखाया गया। लेकिन चौक घंटाघर का पहले कैसा दृश्य था और अब कैसा दृश्य है, एक दृश्य किस एक जिलाधिकारी को पूरा प्रतापगढ़ धन्यवाद देता है कि उन्होंने चौक घंटाघर का पहले तो नाम बदल के बकायदा उन्होंने कागज के लिखापढ़ी में उन्होंने भरत चौक नाम रखा। और दूसरा जो साज सज्जा आज की डेट में भरत चौक की हुई है वो आज की डेट में उन्हीं की देन है। और पूरा प्रतापगढ़, पूरी रामलीला कमेटी, पूरे हर एक जनमानस उनका धन्यवाद अर्पित करता है कि किस तरीके से राम जी को वहां पे दर्शाया गया है। दूसरी चीज, उन्होंने खास तौर पे अपनी निधि और जो नगर पालिका से आई थी उस समय उन्होंने खास तौर पे डांट फटकार करके उस काम को कंप्लीट कराया था। और भारत मिलाप के 6 महीने पहले वो घंटाघर को भरत चौक और उसके बाद उसकी साधना की गई थी। आज की डेट में वो जिलाधिकारी इस समय अलीगढ़ में पोस्टेड है, उनका नाम संजीव रंजन है और प्रेजेंट टाइम में उन्हीं की देन है कि पूरे के पूरे चौक का नक्शा चेंज किया गया था। लेकिन आज की डेट में जो नीचे के कर्मचारी होते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि नीचे के कर्मचारी उन कामों को अब फिर से लिफा पोती में जुट जाते हैं। अखंड यानी दिक्कत यही है कि देखिए एक अच्छा अधिकारी जब आता है तो उसके काम करने का तरीका, सलीका सब कुछ बेहतर होता है। शायद यही कारण है कि काम धरती पर, धरातल पर दिखाई देता है। पर बहुत से ऐसे अधिकारी हैं, कर्मचारी जिन्हें कोई मतलब नहीं है, केवल अपनी तनख्वाह से मतलब है। लगता है खाना पूर्ति करते हैं और इंतजार करते हैं कि कब कोई क्षण आएगा, कोई समय आएगा, कोई पल आएगा, उसी समय उसका कार्य का निर्धारण किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को न जाने क्या है कि वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास उनको होता क्यों नहीं है। अगर एक ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, ये बहुत पहले से तय है कि इस दिन होगा ही होगा, उसके लिए इंतजार क्यों करते हैं, ये समझ से परे है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो उनके कार्यशैली कुछ ऐसी ही है और बहुत सारे शब्द कहे जाते हैं इन लोगों के लिए और धीमे धीमे जब इनकी तरफ जब आंच आती है तो ये धरना और विरोध प्रदर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। और जिस तरीके से आपने खबर दिखाई और उसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ है, ये अपने आप में तारीफ है और आपके भी कहीं ना कहीं इस बात की सराहना करनी होगी क्योंकि तमाम लोग इससे कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, समस्या से जूझते हैं और आपने उस ग्राउंड रिपोर्टिंग की और ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद जिस तरीके से वहां पर हालात, जिला अधिकारी जागे हैं और वो एक्टिव नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम काम कराने के बाद जरूर मीडिया को बाइट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखन जिस तरीके से लगातार भारी बारिश के चलते कहीं ना कहीं कई जगह पर जो है बाढ़ के आसार हैं, जिसको लेकर के लगातार जो वहाँ का जिला प्रशासन है, जिस जिले की अगर बात की जाए तो लगातार वो कार्य कर रहा है। इसी तरीके से कानपुर में भी, क्योंकि गंगा का किनारा है, गंगा के किनारे में बहुत सारा भाग जो है गंगा के किनारे आता है। इसमें कटरी क्षेत्र बहुत बड़ा एक भाग है जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ है। गंगा और उन्नाव के बीच में, कहीं ना कहीं कानपुर और उन्नाव के बीच में ये हिस्सा है जहाँ पर लोग रहते हैं। अब इस वहाँ की जो स्थिति है फिलहाल देखने योग्य ये है कि जो कानपुर से लखनऊ की ओर जो हाईवे जाता है वो मैं दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कानपुर से जो लखनऊ तरफ जो हाईवे जाता है, ये गंगा बैराज के लिए जाता हुआ हाईवे। इस पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ का हिस्सा जो है लगातार जो चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ का जो हिस्सा है उस तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी रोड पर जो है कहीं ना कहीं टेंट जो है लगा करके पूरा सभी लोग जो है रहने को मजबूर है, क्योंकि लगातार जो है कहीं ना कहीं उनके आसियानों पर पानी साफ तौर पर भर गया है। और एक पूरा प्रशासन जो है, ये पुलिस प्रशासन से लेकर के जो जिला अधिकारी की जितनी टीम है यहाँ पर लगातार लगी हुई है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है यहाँ की वो स्थिति काफी अच्छी नहीं है, इस वजह से क्योंकि ये जो पानी है ये अभी फिलहाल लगभग 15 से 20 दिन तक नहीं निकलने वाला। और अगर एक बार और पानी कहीं ना कहीं अगर हो जाता है तो ये स्थिति और भयावह हो जाएगी। जो आसपास का एरिया अभी बाकी रह गया है कहीं ना कहीं उसमें बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत इस वक्त है पानी और बारिश और बाढ़ का कहर जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ और बारिश ने कहर बरपा रखा है। और कोई भी जिले जहां पर कोई नदियां जहां से गुजरती हैं वहां पर उन जिलों के हालात बदतर हैं, ये कहना बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अवनीश सीधे वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कानपुर से जहां पर
एक ओवरब्रिज के ऊपर ही राहत कैंप, राहत शिविर बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं कि लोग कम से कम उन आशियानों से जो जलमग्न हो चुके हैं वो निकल करके इन टेंट में रहने के लिए मजबूर है। जिला प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस तरीके से अवनीश बता रहे हैं कि अभी 12 से 15 दिन तक हालात ऐसे ही हैं, तो अभी कितने और दिन और इसी तरीके से सरकारी व्यवस्थाओं के हिसाब से ही लोग वहां पर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहेंगे। सवाल एक और भी है अवनीश, क्योंकि देखिए ना सिर्फ लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं, पानी उनके घरों तक पहुंच गया है, एक समस्या ये भी है कि बहुत सारी जो जमीन है, खेती की जमीन है, फसल जो है उनकी, वो जलमग्न हो चुकी है। इसको लेकर के क्या जिलाधिकारी की तरफ से क्या स्टैंड लिया गया है, उसको लेकर के जरा बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, देखिए अखंड, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जो जमीन है वो भी कहीं ना कहीं जलमग्न हुई है, और इसी के साथ साथ क्योंकि पानी भर गया है तो एक कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं वो भी अब लगातार फैलेंगी। जिस तरीके से ये जो वक्त है बरसात के बाद में कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया जैसे जो भी बीमारियां हैं इनमें काफी तौर पर जो है बढ़ोतरी होती है, और लगातार जो अस्पतालों में जो है मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसी कड़ी में जो है जो जिला प्रशासन है इस तरीके की पूरी तैयारी करके उसने रखा हुआ है कि अगर इस तरीके का कोई भयावह स्थिति आती है तो पूरे जितने भी चिकित्सालय हैं उन पर पूरी तरीके से टीम तैनात कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसमें खेती जलमग्न हुई है उनको भी लेकर के जो है एक टीम बनाई गई है, टीम गठित की गई है, और टीम लगातार मुआयना कर रही है। उसके बाद में कहीं ना कहीं जो उनको एक राहत का जो है कहीं जो राशि है वो देने का कार्य कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की ओर से जरूर किया जाएगा। बिल्कुल अवनीश, बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी उन तमाम लोगों के लिए जिनकी फसलें जलमग्न हो गई, जिनके घर, जिनके आशियाने डूब गए, और कहीं ना कहीं अब बीमारियां भी पैर पसारेंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये पानी इकट्ठा हुआ है, तो बड़ी बात आपने बताई है कि लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अगर इसके लिए एक्टिव है, डॉक्टरों की तैनाती की गई है, तो अपने आप में एक अच्छी बात है। प्रशासन को खास तौर से उन तमाम जगहों का, तमाम इलाकों का कहीं ना कहीं लगातार दौरे करते रहना चाहिए जहां पर इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं। फिलहाल इस तरीके की स्थिति ना सिर्फ कानपुर में ही है, बल्कि तमाम ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जलमग्न है, और वहां पर रह रहे लोग अपने आशियाने छोड़ करके इसी तरीके से राहत शिविरों में जिंदगी गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश। जरूर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि हालात लगातार इसी तरीके से और भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपने एक बात और ऐड की है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर थोड़ी बहुत बारिश होती है और अगर जल स्तर बढ़ता है तो समस्याएं कुछ और दिन तक आगे बढ़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदोई से। आदर्श, बताइए। ये देखिए अखंड जी, आज हम हरदोई के रेलवे प्लेटफार्म पर खड़े हैं, और यहाँ पर ये जो हमारे पीछे कैंटीन देख रहे हैं, ये इसमें जो ठेकेदार का नाम निशा गौर पड़ा हुआ है, ये एनके इंटरप्राइजेस के नाम से ये कैंटीन है। इस कैंटीन को आज सीज किया गया 24 घंटे के लिए। इसकी ये शिकायत, ये कई दिन से शिकायत मिल रही थी अधिकारियों को। ये वो पानी वाली बोतल है 10 रुपए की बजाय उसे 10 प्रिंट पड़ा था, ये 15 रुपए की बेची जा रही थी। जब इसकी जानकारी रेलवे के अधिकारियों को मिली तो यहाँ पर आकर अधिकारियों ने इस कैंटीन को 24 घंटे के लिए सीज कर दिया गया है। हम उस कैंटीन को दिखलाना चाहेंगे रेलवे की, ये पूरी कैंटीन है, इसको 24 घंटे के लिए सीज कर दिया गया है। ये देखिए, और भी यहाँ पर करीब 2-3 कंट्रियां हैं वो चालू है, लेकिन ये कंट्री हमारे पीछे है, इसको 24 घंटे के लिए इसको फिक्स किया गया। इसकी ये जो थी, अब पानी की जो बोतल थी उसमें 10 पेन पड़ा हुआ था, और 15 रुपए की बोतल को बेचा जा रहा था। जब यहाँ के लोगों ने शिकायत, यहाँ की जो स्थानीय लोगों ने शिकायत की, तो यहाँ के जो रेलवे के अधिकारी है उन्होंने इस कैंटीन को, इस मामले को संज्ञान में लेकर यहाँ पर इसकी कार्रवाई की है, और 24 घंटे इसको सील कर दिया गया। जी अगर आदर्श, अगर इस तरीके से रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगातार जो नियम को ताक पर रख करके जो आम जनमानस जो बोतल खरीदता है, जो यात्रा करने के लिए जाता, ट्रेवल करता है, और इस तरीके से रेट से भी अधिक अगर उनको वहां पर दाम पर उनको वो पानी की बोतल, पानी जैसी जो बेसिक नीड है, उसको इस तरीके से रेलवे प्लेटफॉर्म से बेचा जा रहा है, वो भी रेलवे में उन तमाम लोगों की शिकायत के बाद इस पर कार्रवाई होती है। एक अपने आप में बड़ा सवाल है, रेलवे अधिकारी, स्टेशन मास्टर, तमाम जो लोग हैं, क्या करते हैं वो? क्या उनको इस बात की जानकारी, उनको भनक नहीं लगती है किस तरीके से रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक कैंटीन संचालक है, जो भी ये संचालक है, दुकान संचालक है, ये इस तरीके से प्रिंट रेट से भी अधिक में सामान बेच रहा है, और जब लोगों ने इसकी शिकायत की तो उसको महज 24 घंटे के लिए बंद किया गया है। इसका तो निरस्त कर देना चाहिए पूरा का पूरा, अगर टेंडर इसका कितने भी वर्षों के लिए हो। 24 घंटे से क्या होगा? क्या इनको समझ मिल जाएगा 24 घंटे में? अगर तमाम लोगों को, ये तो पहली बार किसी ने शिकायत की होगी तब जाकर इस पर एक्शन लिया गया, और ना जाने कब से ऐसा कर रहे होंगे। कोई सबक तो लीजिए, कुछ तो ऐसा कीजिए। अगर ये इस तरीके से मानक के विपरीत काम कर रहे हैं, प्रिंट रेट से अधिक पे सामान बेच रहे हैं, वो भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर, तो कैसे चलेगा? क्या इनको दिखाई नहीं देता है क्या? और अगर ये बताना चाहिए, यहाँ पर जो वेटिंग रूम बना हुआ है, उस वेटिंग रूम की अगर हम बात करें
तो हम यहाँ पर जो डेटिंग हूँ उसका जो नोएडा और दिल्ली का जो किराया है उसका 30 रुपए है। तो दिल्ली और दिल्ली और जो नोएडा का जो किराया है बेटी का उसका 10 रुपए है। लेकिन हरदोई जनपद की जो कैंटीन है उसको 30 रुपए प्रति घंटा का यहाँ पर जो है किराया लगता है। और लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ में भी 10 रुपए का किराया लगता है। और यहाँ पर अगर यहाँ जो यात्री लोग बैठे हैं यात्री की अगर बात करना चाहें तो यहाँ पर खैर टीशर्ट पड़ा हुआ है, लेकिन प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 पर यहाँ पर जो बस ज्यादा पेड़ लगे हुए थे वो खैर यहाँ सौंदर्यीकरण की वजह से उसको काट दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं यहाँ पर है। लेकिन 30 की बात है, 3 से जो प्लेटफार्म 4 और 5 है उस पर भी नहीं बना। यहाँ कहीं अगर यात्रियों को भी असुविधाओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल आदर्श, अगर इस तरीके के हालात है कि एक प्लेटफॉर्म पर मनमानी तरीके से कोई प्रिंट रेट से भी अधिक अगर पानी की बोतल बेच रहा है, प्यास बुझने और बुझाने का काम करने का चाहिए तो मुनाफा कमाने का काम किया जा रहा है। और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वहाँ तमाम जो लोग वहां पर तैनात हैं उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उनको दिख ही नहीं रहा कुछ। वो तो जैसे लगता है कि एकदम गांधी जी के उस तरीके से जैसे होता है ना कि गांधी जी ने अगर बता रखा है कि भाई आंखों पर कुछ बुरा ना देखो, तो यहाँ पर तो बुरा जो हो रहा है, जो गलत काम कर रहा है उसको आंखों पर पट्टी बांध करके ऐसे छोड़ दिया गया है। आराम से बुरा करते रहिए, लोगों को लूटते रहिए और पानी जैसी महत्वपूर्ण चीज को प्रिंट दाम से ऊपर बेचते रहिए, वो भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर। तमाम ऐसे जो अधिकारी वहां पर तैनात होते हैं जिनको जांच करनी चाहिए, सघन जांच करनी चाहिए, अभियान चलाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। वो अगर आंखों पर पट्टी बांध कर यूं ही सोते हैं तो अपने आप में इस तरीके की हरकतें जो हो रही हैं वो होती रहेंगी और लोगों का मनोबल बढ़ा रहेगा जो इस तरीके के काम करते हैं। अगर जी एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हम आपको चैनल के माध्यम से देखने दिखा रहे हैं। ये एक भी जगह टीन सेट नहीं पड़ा हुआ है और ना यहाँ पे कोई छाया वृक्ष है जहाँ पर यहाँ पर जो यात्री वहाँ पर बैठकर आराम कर सके या ट्रेन की प्रतीक्षा कर सके। ये केवल जो टीन सेट जो प्लेटफॉर्म दो पर बना हुआ है और 3 पर बना हुआ है और 1 पर जो भी बना हुआ है। लेकिन 4 और 5 ये टीन सेट एक साइड बना, बाकी आप टीन सेट देख सकते हैं बिल्कुल टीन सेट है ही नहीं सही है। तो ये भी कहने का यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही है। और हम अभी मेरी अधिकारियों से बात हुई है तो अधिकारियों ने कहा कि ऐसा है कि हमारा नाम न छापने की वजह से अब मेरा नाम बदल दीजिएगा और बाकी आप खबर चलवा दीजिए। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी डरते हैं। अधिकारी क्या करे बेचारे, डर तो सबको ही होता है, उनको भी पता होता है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो हमारे ऊपर ही गाज गिरेगी। कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे कर्मचारी खराब ही होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, लेकिन कम से कम अपनी जिम्मेदारी का एहसास जरूर होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। और अगर मेरी जिम्मेदारी मुझे नहीं पता है तो अपने आप में सवाल खड़े होंगे कि कहीं इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, आम जनता को लूटा जा रहा है, उनसे धन उगाही की जा रही है, ये धन ही उगाही है कि अगर प्रिंट रेट से भी अधिक में आप सामान खरीद रहे हैं तो आपको पता होगा ना, आपको पता होगा नफा नुकसान, तो उस चीज को देख करके काम करिए। और अगर कोई रेट तय है तो उसके हिसाब से काम कीजिए। लेकिन फिलहाल जो भी उनके ऊपर कार्रवाई की गई, देखने वाली बात होगी कि दोबारा वो इस तरीके का काम करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन इस खबर को देखने के बाद वो तमाम जो कैंटीन संचालक हैं, जो प्लेटफॉर्म पर इस तरीके के कार्य करते हैं, कम से कम सजग हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की शिकायतों के बाद एक्शन जरूर होता है और वो एक्शन आप पर भी होता है अगर आप इस तरीके कार्य करते हैं। लगातार इस तरीके के इस बात को लेकर के रेलवे अधिकारी, रेलवे प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता रहता है कि प्रिंट रेट से अधिक में पानी की बोतल ना खरीदे या सामान ना खरीदे। अगर उसके बावजूद भी कोई वहां पर दुकानदार इस तरीके काम करता है तो रेलवे अधिकारियों से वहां पर शिकायत कीजिए और शिकायत करने के बाद कम से कम उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई, जिस तरीके की कार्रवाई हरदोई में देखने को मिली है वहां पर जरूर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श, क्योंकि ये बड़ी बेसिक खबर है, ग्राउंड की खबर है। और इसलिए भी बात होती है कि जिस तरीके से लोग मनमाने तरीके से, जो दुकानदार हैं, जो प्लेटफॉर्म में विक्रेता हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को लूटने का काम करते हैं। और ये खबर ये बताती है कि अगर आप इस तरीके काम करेंगे तो रेलवे विभाग आपके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर है? आपको बताते चले, सुल्तानपुर जनपद का ये सबसे बस्तन चौराहा कटका खानपुर पड़ता है। अयोध्या का ये रोड जो है अयोध्या को जोड़ता है। बाईपास रोड से भी अंदर से रोड आता है, वो दोनों रोड यहाँ मिलान करते हैं कटका खानपुर में। और ये इसी चौराहे पे आपका अम्बेडकर नगर, ये चौराहा इसी से अम्बेडकर नगर के लिए भी रास्ता है, यहीं से कटा हुआ है। और ये वाया अयोध्या गया है, ये सुल्तानपुर के लिए रोड सीधा सुल्तानपुर को जोड़ता है, बाईपास को भी और उसको भी। एक ऐसा वाकया हम आपको दिखा रहे हैं, NHI की एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, ये काफ़ी दिनों से खराब है। संबंधित जिलाधिकारी, SDM, NHI सभी विभागों को इसके विषय में जो है जानकारी दी, सूचना फोन के माध्यम से दी गई, एप्लीकेशन पड़ा, लेकिन स्थिति आज
जस की तस बनी हुई है। इसी लाइट के अंधेरे में दुकानदारों की चोरी होती है। कई घटनाएं ऐसी होती हैं अंधेरा का फायदा उठा करके, और जबकि ये लाइट अगर जलती रहती है तो काफी सहूलियत मिलती है, चौराहा एकदम जगमगाहट रहता है। लेकिन काफी दिनों से ये खराब होने की वजह से इसकी एकदम गड़बड़ है इस चौराहे की। ये लाइट एक सहारा था कि पूरा आपका चौराहा जगमगाता रहता था। बड़ी वाली स्ट्रीट लाइट है, ये चारों तरफ इसका फोकस रहता है। और ये लाइट खराब होने की वजह से इसका फायदा सीधा चोर और कितने लुटेरों दिनों को से खराब मिल है रहा है। आज जानकारी दीजिए कितने भैया ये कितने दिनों से आपकी ये स्ट्रीट लाइट जो बड़ी वाली है लगभग कितने दिनों से खराब है? 2 साल से खराब है, कम से कम 2 साल। अच्छा, 2 साल से खराब है। कोई सुनवाई नहीं। अखंड ये यहाँ की जनता बता रही है कि 2 साल से स्ट्रीट लाइट ये खराब है। बताइए अगर खुद लेने काफी दिन से उन लोगों उन चौराहे की अगर उस जगह पर स्ट्रीट लाइट जैसी महत्वपूर्ण चीज ही नहीं है और 2 साल अगर 2 साल का वक्त बीत गया जैसा कि ये बता रहे हैं, तो अपने आप में शर्म की बात है उन तमाम लेसा के अधिकारियों के लिए या जिम्मेदारों के लिए, जो भी ये लोग हैं जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है इस चौराहे की लाइट। भैया ये लाइट खराब होने कोई संबंधित अधिकारी को अभी आज तक देखने आया या जिला प्रशासन में कोई आदमी इसको देखने के लिए आज तक कोई जानकारी लेने के लिए आया? कोई नहीं आया। यहाँ पे जानकारी लेने कोई भी नहीं आया अभी तक। और इसी के सहारे से आप लोग कह रहे हैं कि चोरियां होती रहती हैं। हाँ, इसी के सहारे से चोरियाँ हो रही, लुटेरे लोग आ रहे हैं। अखंड आपको बताते चले इसी के सहारे से जो है काफी घटनाएं ऐसी घटित होती हैं। पुलिस ठंडे बस्ते में एप्लीकेशन छोड़ी रहती है, कह देती है उसकी विवेचना हो रही, जांच हो रही है। सीसीटीवी, अब ये देखिए सीसीटीवी फुटेज भी, कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन क्या अंधेरे में क्या काम कैमरा करेगा ये? अंधेरे अंधेरे में में थोड़ी क्या काम काम? करेगा ये। तो और अगर भाई पीस नाइट बनाया हुआ कैमरा कैमरा जो है प्रशासन लगा दिया है। और वहीं पुलिस प्रशासन तस्वीर निकल करके आपकी रिकॉर्डिंग चौराहे के पास गलियां होंगी। फिलहाल है कि सुल्तानपुर में एक चौराहे की ये बदहाल स्थिति है कि एक लाइट तक वहां पर नहीं लग पाई है और वहां के जो लोग हैं, जो राहगीर हैं या जो भी वहां पर लोग मौजूद हैं, वो बता रहे हैं 2 साल से ये लाइट ही नहीं जल पाई। तो अपने आप में बड़ा सवाल है, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या कैमरा लगा है अंधेरे में, क्या कैमरा फुटेज रिकॉर्ड करेगा? भगवान भरोसे क्या सारी चीजें भगवान के ही ऊपर छोड़ दी जाती हैं क्या? या फिर आपकी जिम्मेदारी ही नहीं है कि इसको कुछ दुरुस्त कराया जाए, ठीक कराया जाए? दो जिलों को कनेक्ट करता है, बहुत सारी चीजें हैं, बदमाश भी हो, कोई भी हो, इस रास्ते से गुजर के जाता होगा और अगर इस तरीके से वहां पर स्ट्रीट लाइट जलेगी ही नहीं तो अंधेरे का फायदा उठाकर वो जरूर भाग जाएगा। फिलहाल सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ कुछ ऐसे जिले हैं इस तरीके की वहां से खबरें लगातार आती रहती हैं और शायद वहां के जो जिम्मेदार हैं, जो जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो इसी तरीके से बेसुध, उनके पास ना तो उनको कोई खबर मिलती है और शायद वो समझ नहीं पाते कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। आराम से एसी कमरों में या फिर कहें एसी कमरे, हो सकता है वहां पे उनको दिक्कत होती हो, कोई चीज समझ में ना आती हो, आराम फरमा रहे होंगे या किसी और काम में व्यस्त होंगे। लेकिन कम से कम इन लोगों को, जिम्मेदार अधिकारियों को, जिम्मेदार कर्मचारियों को ऐसी जो मूलभूत बेसिक नीड्स हैं उनको कम से कम ध्यान में रख करके कार्रवाई जरूर करनी चाहिए और कम से कम इससे लोगों को जो परेशानियां होती हैं, जो लोग लगातार वहां पे जूझ रहे हैं, अंधेरे की वजह से कोई घटना घटित हो सकती है, चोर बदमाश इसका फायदा उठा सकते हैं, कम से कम इन सब चीजों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। एक और खबर आपको बता दें कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने डीजीपी को, प्रमुख सचिव गृह को एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके एक इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की बात की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब वो दौरे पर थी तो झांसी में एक इंस्पेक्टर ने एक उनके साथ एक कार्यकर्ता थे, उनके साथ बदतमीजी की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके लिए
ना सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई की बात की है बल्कि बर्खास्तगी की भी बात उन्होंने कही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से खबर निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि कल जो दिनेश प्रताप सिंह है उन्होंने भी पत्र लिखा था, इससे पहले भी वो पत्र लिख चुके हैं अधिकारियों के को कि वो विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते हैं और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अनुशासनहीनता की बात कही जाएगी। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसी खबरें आती रहती हैं और प्रदेश में मंत्री ही अपनी सरकार, अपने अधिकारियों को ही लेटर लिख करके कार्रवाई की बात करते हैं। तो तमाम ऐसी घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं और देखने को मिल रहा है कि मंत्री लेटर लिख करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात करते हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।